हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इसका पोर्शन है मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स को लार्ज स्केल पर कैसे प्रिपेयर करते हैं इसके बारे में हम आज बात करेंगे, और उस प्रोसेस का नाम है मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। दैट इज हाउ अ मेटल इज ऑब्टेन्ड ऑन लार्ज स्केल. This process is called as extraction of metal or metallurgy, right? So metallurgy may be defined as the technology by which we can obtain a pure metal from its ore. Okay, so first of all we must know what are ores. ORES, ores. नाम सुना है कभी? ores. Ores actually are the minerals or the compounds of metals from which a metal can be obtained on large scale. इसको लिख लेते हैं ना, सॉरी. Ores are those minerals. Ores are those minerals from which a metal can be obtained on large scale profitably. दिस इज इम्पोर्टेंट. किसी इंडस्ट्री के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट. सस्ते में उसे इनपुट जो है सस्ता होना चाहिए और लार्ज स्केल पर उसका प्रोडक्शन किया जा सके. Those minerals from which a metal can be obtained on large scale profitably are called as ores. हमने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ छोटी क्लास में. All the elements and compounds of metals and non-metals which are found in earth crust may be called as minerals. Okay, but in chemistry, ores are those minerals from which a metal can be obtained on large scale. कहीं पर मान लीजिए कोई मेटल का ओर तो है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि हमने उससे एक मेटल एक्सट्रैक्ट की तो उसमें खर्चा ज़्यादा हो गया. वैसे ही पता है आपको ये कंपटीशन का दौर है, तो इसमें क्या होना चाहिए? सस्ते से सस्ता इनपुट होना चाहिए और आउटपुट क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इसका और का एग्जाम्पल लिख लें. फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर विच इज कॉल्ड एज हेमेटाइट. एक्चुअली जो हीम वर्ड लगा हुआ है लोहे से होता है. हेमेटाइट क्या होता है? ये हेमेटाइट Fe2O3.2H2 फेरिक ऑक्साइड डाइहाइड्रेट. फेरिक ऑक्साइड डाइहाइड्रेट. तो ये जो है सबसे अच्छा और बढ़िया और माना जाता है जिससे हम मेटल को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? अब क्या है, इसमें एक लाइन लिख लेते हैं. all ores are minerals, but all minerals cannot be ores. All ores are minerals, but all mineral cannot be ores. यानी कि मेटल्स को सारे मिनरल से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है.
एनसीईआरटी में सवाल है, मिनरल के बारे में पूछा एक सवाल एनसीईआरटी में, जिसमें मिनरल के बारे में भी पूछा है, तो हम क्या कहेंगे, मिनरल्स आर द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स, मिनरल्स आर द कंपाउंड ऑफ मेटल विच आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट रॉक्स, राइट। अब और होने के लिए कंडीशन क्या है, किसी मिनरल को और क्यों माने, जैसे हमने कहा ना, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल कैन नॉट बी ओर्स, सारे जो मिनरल हैं हम उनको ओर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी किसी मिनरल को और मानने के लिए पहली कंडीशन क्या है, इट शुड बी इजीली अवेलेबल, क्या होना चाहिए, आसानी से मिलना चाहिए, इट शुड बी इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, इट शुड बी चीप एंड इकोनॉमिक, सस्ता होना चाहिए, इकोनॉमिक। इट शुड हैव फ्यू इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड, इम्प्योरिटीज जो है वो कम से कम होना चाहिए, फ्यू इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड, इम्प्योरिटीज में क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, इट शुड रिक्वायर फ्यू स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। एक बार फिर से देखते हैं, किसी भी मिनरल को और कंसीडर करने का क्या क्राइटेरिया है, इट शुड बी इजीली अवेलेबल, चीप एंड इकोनॉमिक, चीप एंड इकोनॉमिक, फ्यू इम्प्योरिटीज, कम से कम इम्प्योरिटीज होनी चाहिए, फ्यू स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी, और इट शुड हैव हाई परसेंटेज ऑफ मेटल्स। ये बात पता है आपको, जो रेड सॉयल होती है या दूसरी सॉयल्स होती हैं उनमें आयरन तो होता है, लेकिन इतना ज़्यादा आयरन नहीं होता कि हम उससे इंडस्ट्रियल स्केल पर आयरन को प्रोड्यूस कर सकते हों, राइट। अब चलिए अगली बात करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मेटलर्जिकल स्टेप्स। ये सीख लीजिए, असल में होता ये है, ये चैप्टर 10th में है, कुछ हिस्सा 11th में है, 12th में जाने के बाद इतना टाइम नहीं होता, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सारी पढ़नी होती है और दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं। तो अगर हम 10th की नॉलेज हमारी ठीक ठाक है तो उसमें थोड़ा सा वाइड करके हम उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो मेटलर्जिकल स्टेप्स जो हैं कौन कौन से हैं, मेटलर्जिकल स्टेप्स में सबसे पहला है कंसंट्रेशन, यानी इसमें जो इम्प्योरिटीज हैं उनको हम कम कर दें और जो मेटल का ओर है उसकी परसेंटेज को बढ़ा दें, ठीक। दूसरी खास बात यह है कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट ओर्स इनटू ऑक्साइड्स। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, ज़्यादातर मेटल्स केसेस में, कि उनको रिड्यूस करने से पहले, मेटल में चेंज करने से पहले क्या करते हैं, उनको ऑक्साइड में चेंज कर लेते हैं। एक सवाल एनसीईआरटी में है, व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू कन्वर्ट सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स इनटू ऑक्साइड्स। अगर सल्फाइड की शक्ल में होंगे, कार्बोनेट की शक्ल में होंगे, तो हम उनको मेटल में रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्या होगा, कंसंट्रेशन, कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट ओर्स इनटू ऑक्साइड्स। अब ये ऑक्साइड जो हमारे मिल गए, इनको क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स इनटू
मेटल, इसका मेटल में कन्वर्ट करना। एक चौथी स्टेप होती है, सबके लिए ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ख़ास करके वो मेटल्स जिनसे हम कंडक्टिंग डिवाइस बनाते हैं, वायर्स बनाते हैं, उनके लिए है। तो चौथी स्टेप है हमारी रिफाइनिंग, यानी जो मेटल के अंदर थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ हैं हम उनको अलग कर दें, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज़ अगर मौजूद होंगी तो उनके अंदर कंडक्टेंस में उलझन खड़ी हो जाएगी। ठीक है, कंसंट्रेशन, कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट ओर्स इनटू ऑक्साइड्स, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल, एंड फोर्थ वन इज रिफाइनिंग। अब जरा देखते हैं कि कंसंट्रेशन में कौन कौन से स्टेप्स हम लगाते हैं। एक्चुअली 10th में एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा नहीं आता है, लेकिन कई बार होता है सुनने से भी याद हो जाता है और कहीं बार पढ़ा रहता है, तो उससे फिर आगे की कहानी आसान हो जाती है। तो कंसंट्रेशन मतलब जैसे मैंने अभी बताया था, रिमूवल ऑफ अनवांटेड इम्प्योरिटीज। मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री में गए जहाँ पर आयरन को बनाया जाता है, लोहे को बनाया जाता है, और कोई बड़ा आपसे कहते देखो ये लोहा पड़ा हुआ है, तो आप ये कैसा लोहा है भाई, ये तो मिट्टी पड़ी हुई है। तो जाहिर है मिट्टी से निकाला गया है, रॉक से निकाला गया है, तो उसमें सैंडी इम्प्योरिटीज़ और बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं। इन्हीं को अलग करना ही क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन। तो पहले हम उसको आयरन में कन्वर्ट करने से पहले, आयरन ओर को आयरन में कन्वर्ट करने से पहले उसमें जो मौजूद इम्प्योरिटीज़ होती हैं हम उनको अलग करते हैं। इसमें लिखेंगे कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, द रिमूवल ऑफ अनवांटेड impurities, removal of unwanted impurities from ores is called concentration. अनवांटेड impurities को अलग करना ही क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन। और इसकी कई स्टेप्स हो सकती हैं। सबसे पहला क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, इसको हम कहते हैं फेरस मेटल। आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे 3 या 4 मेटल्स ऐसे होती हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकती हैं। अगर हम गोल्ड ले लें उसमें मैग्नेट लगाएं तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है, इस पे क्या होता है, मैग्नेट जब करीब लाएंगे तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेगा। तो जितने भी फेरस मेटल्स होती हैं उनकी ओर को हम मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग कर लेते हैं। ठीक है, फर्ज करो कहीं पर मिट्टी में लोहे की चीज़ें पड़ी हुई हैं, अब इतनी छोटी छोटी हैं कि उन्हें एक एक करके निकालना मुश्किल है। तो क्या करें, एक मैग्नेट घुमाएंगे तो वो क्या होंगे, सब उसके ऊपर आ जाएंगे। ऐसे यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ी मशीन सी होती है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे 2 पुली लगी होती है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो होता है ये मैग्नेट की पुली होती है और इसमें शैफ्ट चल रही होती है। तो यहाँ पर हम और जो है उसके टुकड़े करके यहाँ गिराते हैं। तो क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ होंगी, हल्की होंगी, इस मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं करेंगी, वो तो करीब आएंगे, झटके से गिर जाएंगी नीचे, और जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो दूर गिरेंगी ज़्यादा। तो खास करके आयरन का ओर जो है हेमेटाइट, उससे सैंड जो है उसको अलग करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। तो हम कहेंगे दिस मेथड इज अप्लाइड, this method is applied to separate magnetic ores from non-magnetic impurities. Separation of magnetic ore from non-magnetic impurities
impurities or separation of non-magnetic ore from magnetic impurities, right? कभी कभी ये शॉर्ट नोट पे पूछ लिया जाता है व्हाट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। अगला इसका हिस्सा है जो बहुत आसान है, हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक कहीं पर भी आती है चीज तो इसका मतलब ये लिक्विड से जुड़ी होगी। हाइड्रोलिक वॉशिंग, इसमें क्या होता है कि जो ओर होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखो गाड़ी धो रहे हो, पानी को बहुत प्रेशर से डालते हैं उसके ऊपर, तो उसमें लगा हुआ रेता क्या होता है, नीचे गिर जाता है। तो खास करके इसमें जो सैंडी इम्प्योरिटीज हैं उनको अलग करने के लिए उस ओर पे तेजी से पानी का शॉवरिंग की जाती है, जिससे वो रेता धुल के नीचे निकल जाता है। और जो मैग्नेटिक ओर है ना, जो भी ओर है वो क्या होता है, ऊपर रह जाता है। सो इन हाइड्रोलिक वॉशिंग the ore is washed with water under high pressure to remove sandy impurities or impurities which are soluble in water. पानी में जो soluble impurities होती हैं वो क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। मान लीजिए मैं ऐसे कहूँ कि मान लीजिए ये है एक बड़ा सा, हमने क्या ले लिया, कंटेनर ले लिया, इसमें छेद है, ठीक है, इसमें छेद है। अब हमने क्या किया, छलनी है ये, अब हमने इसमें क्या कर दिया, बहुत बड़ा सा जो है, बहुत बड़ा सा हमने इसमें क्या किया, जो और जो बहुत छेद वाला छलना ले लिया। अब हमने इसमें वो और रख दिया जिसमें सैंडी इम्प्योरिटीज मौजूद है। तो हम तेजी से शॉवरिंग करेंगे तो रेता धुल के क्या होगा, नीचे चला जाएगा, और जो ओर हैं उनके जो बड़े बड़े लम्प्स होंगे वे यहीं पर रह जाते हैं। तो एक बार फिर से सुनते हैं, दिस हाइड्रोलिक वॉशिंग इज अप्लाइड टू रिमूव सैंडी इम्प्योरिटीज, राइट, बाय अप्लाइंग वाटर अंडर हाई प्रेशर। अगली स्टेप में जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, उसकी बात करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो फिर मिलते हैं कुछ और नए स्टेप्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।